राइट। तो कस्टम जो है उसको हम लोग रूढ़ी कहते हैं और यूसेज ये प्रथा है। ठीक है, तो हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 11 है ये क्या बात करता है, ये बात करता है जहां पर भी राइट्स और कस्टम का एग्जिस्टेंस क्वेश्चन में हो, ठीक है, जहां पर भी राइट और कस्टम का अधिकार और रूढ़ी का एग्जिस्टेंस क्वेश्चन में हो, वहां पे कौन से तथ्य, वहां पे कौन से फैक्ट रेलिवेंट माने जाएंगे, उससे रिलेटेड है हमारा सेक्शन 11 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब राइट क्या है? राइट का मतलब होता है अधिकार। अब राइट जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, कॉर्पोरियल राइट और इनकॉर्पोरियल राइट्स। ठीक है, कॉर्पोरियल मतलब हम लोग कह सकते हैं टेंजेबल राइट और इनटेंजेबल राइट। टेंजेबल राइट्स मतलब जिसको देख सके, ठीक है, इनटेंजेबल जिसको नहीं देखा जा सकता, छुआ जा सकता है, ठीक है, तो वो इनटेंजेबल राइट्स होते हैं। अब हम लोग बात करें कस्टम की, तो कस्टम को डिफाइन किया गया था एक केस सुब्रमण्यन चेट्टायर वर्सेस कनप्पा चेट्टायर AIR 1955 में। इसने क्या कहा था कि कस्टम कोई एक पर्टिकुलर रूल है। क्या है? कस्टम इज ए पर्टिकुलर रूल्स विच इज एग्जिस्टेड फ्रॉम द टाइम इमोरियल। ठीक है, इमेमोरियल, यानी कस्टम क्या है? एक पर्टिकुलर रूल है जो एक अनादि काल से, एक इमेमोरियल टाइम से प्रिवेल कर रहा है, एग्जिस्टेंस में है, और जिसको विधि का बल प्राप्त हो चुका हो, वो उसको हम लोग कस्टम कहते हैं। विधि का बल मतलब फोर्स ऑफ लॉ प्राप्त हो चुका हो, उस पर्टिकुलर चीज को, उस तरह के रूल्स को हम लोग कस्टम कहते हैं। अब कस्टम क्या है? एक पर्टिकुलर रूल्स है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम द टाइम इमोमोरियल, और जिसको विधि का बल यानी फोर्स ऑफ लॉ प्राप्त हो चुका है, ये कस्टम है। ये डिफाइन किया गया था सुब्रमण्यन चेट्टायर वर्सेस कनप्पा चेट्टायर AIR 1955 में। अब क्या है, आप अगर सोर्सेस ऑफ लॉ पढ़ते होंगे, जूरिस्प्रूडेंस में आपने पढ़ा होगा, तो कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ पढ़े होंगे आपने। यानी कस्टम जो है, रूढ़ी जो है, वो सोर्स ऑफ लॉ माना गया है उसको। अब क्या है? वैलिड कस्टम बाईपास रिटन लॉ। अगर कोई वैलिड कस्टम है तो वो बाईपास भी कर सकती है रिटन लॉ को। अब इसका एग्जांपल आपको मिलेगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के जो सेक्शन 5 है वो क्या बात करता है? वैलिड मैरिज, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज। उसमें जो सेक्शन 5 में दो लास्ट का जो दिया गया है कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में शादी नहीं किया जा सकता और सपिंडा में शादी नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन भी जोड़ा गया है, प्रोवाइजो भी जोड़ा गया है। क्या प्रोवाइजो था? कि अगर किसी का कस्टम है वो अलाउ करता है कि भाई आप प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में शादी कर सकते हैं या सपिंडा में शादी कर सकते हैं, तो वो उसको प्रोवाइजो में माना जाएगा, यानी वो उसका एक्सेप्शन माना जाएगा, वो कर सकता है। ठीक है, अगर किसी का कस्टम ये अलाउ करता है तो इसीलिए ये कहा गया कि अगर कोई वैलिड कस्टम है तो वो बाईपास कर सकता है रिटन लॉ को। यही एक एग्जांपल है। लेकिन कस्टम की एक खूबी है कि ये पूरे देश पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अब कस्टम को हम लोग कितने तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं? प्राइवेट कस्टम, ठीक है, पब्लिक कस्टम और जनरल कस्टम। एंड जनरल कस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 सब मेजर कैटेगरीज सच एज फैमिली कस्टम, क्लास कस्टम और ट्रेड कस्टम। तो दीज आर दी कंसेप्चुअल बैकग्राउंड हम लोग कह सकते हैं ऑफ द कस्टम। अब हम लोग देखते हैं कि एक वैलिड कस्टम होने के लिए क्या क्या जरूरी है। लेकिन अगर आप बेयर एक्ट खोले हुए हैं, सेक्शन 11 निकाले हुए हैं, तो उसके बगल में लिख लीजिए रीड विथ सेक्शन 42 एंड 26D ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और उससे पहले सेक्शन 10 को हम लोग को किसके साथ पढ़ना था? सेक्शन 50 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसको लिख लीजिए सेक्शन 42 एंड सेक्शन 26D ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे ये सेक्शन इसके साथ पढ़ने हैं, रीड विथ के साथ। अब हम लोग बात करते हैं रेक्विजिट ऑफ वैलिड कस्टम की। वैलिड कस्टम के रेक्विजिट्स क्या, एसेंशियल्स क्या क्या हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इट मस्ट बी एंशिएंट, यानी ये एंशिएंट होने चाहिए, पुरातन होने चाहिए, पुराने समय से होने चाहिए। इट मस्ट बी कंटिन्यूड, अनअल्टर्ड, अनइंटरप्टेड, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। ठीक है, यानी एक तो ये पुरातन होना चाहिए, एंशिएंट होना चाहिए। दूसरा
कंटिन्यूअस होना चाहिए, कोई भी अल्टरेशन नहीं होना चाहिए, अनइंटरप्टेड होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज 5 दिन माने, उसके बाद 5 साल नहीं माने, फिर 5 दिन माने, फिर उसके बाद 10 साल नहीं माने, ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टम क्या है, एक कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये एक कंटिन्यूअस थिंग्स है, कांस्टेंट थिंग्स है, एक यूनिफॉर्म थिंग है। इट मस्ट बी पीसेबल एंड एक्विसिस्ट इन, इट must be reasonable, it must be certain and definite, compulsory and not optional to every person to follow or not। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये कंपलसरी होना चाहिए। कस्टम क्या है, रूढ़ी क्या है, कंपलसरी होना चाहिए, किसी के ऊपर ऑप्शनल नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई एगो मानो एगो नहीं मानो, ऐसा वाला कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, तब वो वैलिड कस्टम नहीं माना जाएगा। ये सर्टेन और डेफिनिट होना चाहिए, ऐसा नहीं अनसर्टेन नहीं होना चाहिए कि भाई मतलब कि वेग नहीं होना चाहिए ना भाई, कि मतलब कि कोई चीज कंटिन्यूअस है, सर्टेन है, ठीक है, डेफिनिट है कि हाँ भाई इसी तरह का कस्टम है, यही पर्टिकुलर कस्टम है, इसमें कोई भी चेंजेस, कोई भी अल्टरेशन नहीं होना चाहिए। ये कंपलसरी है, किसी के ऑप्शन पे नहीं है कि हाँ भाई तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। ये भाई कंपलसरी है, तभी एक वैलिड कस्टम है। इट मस्ट नॉट बी इमोरल, ये इमोरल नहीं होना चाहिए, यानी पब्लिक जो पब्लिक पॉलिसी है या मोरलिटी है उसके वायलेशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, सती प्रथा थी कि सती रूढ़ी थी। ठीक है, अब ये बात पता है, सती प्रथा, लेकिन कस्टम जो है वो प्रथा नहीं है, प्रथा यूसेज होते हैं। लेकिन अभी एक केस याद कर लो, तो दीज आर दी रेक्विजिट्स, रेक्विजिट्स याद हो गए 7। अभी हम लोग ने बात कर ली है रेक्विजिट्स के, कि एंसेंट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, पीसेबल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, सर्टेन एंड डेफिनिट होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए और इमोरल नहीं होना चाहिए, यानी पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड में नहीं होना चाहिए। तो दीज आर दी रेक्विजिट्स ऑफ द वैलिड कस्टम, यानी ये सब चीज अगर रहते हैं तो किसी भी कस्टम को वैलिड कस्टम माना जाएगा। ठीक है, एक केस हमेशा 2-3 जगह तो क्वेश्चन देख लिए हैं, इसमें पूछा गया है आनंदी देवी वर्सेस राजा राम, AIR 1973। ये केस कभी पूछ देता है, ये केस किस सेक्शन से रिलेटेड है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो ये याद रखना, ये हमारा इसी सेक्शन से रिलेटेड है। सेक्शन कौन सा, 11 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इस केस में कहा गया था, इस केस में क्या था ना, कि इस केस में ये कहा गया था कि भाई कोई भी ऐसा प्रथा रूढ़ी, ठीक है, कोई भी ऐसा रूढ़ी कस्टम अगर किसी स्पाउस को ये बिना किसी अदर के, यानी किसी अदर के बिना इच्छा के, अगेंस्ट हर विल अगर डाइवोर्स वाइवोर्स देने के लिए बात करे तो वो वैलिड कस्टम उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये आनंदी देवी वर्सेस राजा राम के केस में कहा गया था, अ कस्टम विच परमिट्स वन ऑफ द स्पाउसेस टू डाइवोर्स द अदर अगेंस्ट हिज और हर विल may not be contrasted by the courts as valid custom। ये आनंदी देवी वर्सेस राजा राम के केस में कहा गया था, बस ये केस याद रखना। अब यूसेज, अब हम लोग बात करते हैं प्रथा क्या होता है। प्रथा क्या है, मीन्स अ हैबिचुअल बट नॉट नेसेसरी इमेमोरियल प्रैक्टिस, माने जो यूसेज है, प्रथा है, ये एक हैबिचुअल चीज है, लेकिन इमेमोरियल होने का इसका कोई तात्तुक नहीं है। ठीक है, कस्टम जो है हमारा वो है एंशिएंट पीरियड टाइम से, लेकिन यूसेज जो है वो इमेमोरियल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये हैबिचुअल हो सकता है, आदत में हो सकता है, लेकिन इसका इमेमोरियल होना जरूरी नहीं है, लेकिन कस्टम का होना जरूरी है। द वर्ड यूसेज would include what people are now or recently in habit of doing in a particular place। ठीक है, यानी ये एक certain things हो सकता है, एक habitual things होता है जो लोग करते हैं, सती प्रथा। ठीक है, वो क्या हमारा कस्टम था या यूसेज था, भाई एक बार कमेंट करियो। ठीक है, चलो अब हम लोग इस सेक्शन पे आते हैं, बहुत वेग हो गया हमारा ये कंसेप्चुअल भाई कि कस्टम क्या है नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं ये सेक्शन हमारा बात क्या कहता है। तो इसमें देखो मोटा मोटी 2 चीज दिए गए हैं। पहला चीज क्या कहता है कि एनी ट्रांजेक्शन, अब ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है समव्यवहार।
सम व्यवहार मतलब क्या हुआ कि कोई भी थिंग्स जो कि ऑलरेडी डन है या कंप्लीटेड है, या किसी एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार को अगर किस तरह से प्रभाव डालती है, वो ट्रांजैक्शन कहलाती है, सम व्यवहार कहलाती है। ठीक है, कभी सुना है बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट? बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट क्या होता है, एक बार कोई जानते हो तो कमेंट करना। ठीक है, अब क्या होता है, एनी ट्रांजैक्शन बाय विच राइट और कस्टम इन ए क्वेश्चन, अगर कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें राइट्स और कस्टम जो है वो क्वेश्चन में है और उसमें ये बताया गया है कि राइट और क्वेश्चन इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, ठीक है, क्लेम्ड, ये सब अंडरलाइन कर लो, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड, असर्टेन्ड और डिनाइड और विच वाज इनकंसिस्टेंट विथ इट एग्जिस्टेंस, तो ये सब चीज का जो फैक्ट होगा वो रेलिवेंट माना जाएगा हमारे राइट एंड कस्टम के जो को एग्जिस्टेंस में करने के लिए। ठीक है, क्या चीज किया जाएगा, यानी क्रिएटेड, कब वो क्रिएट किया गया, कब वो क्लेम किया गया, कब वो मॉडिफाई किया गया, कब वो रिकॉग्नाइज किया गया, या किसी व्यक्ति के द्वारा असर्टेन है या डिनाइड है या इनकंसिस्टेंट विथ एग्जिस्टेंस है, तो ये सब जो तथ्य है, फैक्ट है, ठीक है, ये सब फैक्ट जो है वो हमारे राइट्स एंड कस्टम का एग्जिस्टेंस डिटरमाइन करने में हेल्प करेंगे, यानी उसके फैक्ट रेलिवेंट माने जाएंगे। अब इलस्ट्रेशन से इसको समझेंगे। दूसरा हमारा क्या कहता है, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच राइट और कस्टम वाज, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस मतलब कुछ उदाहरण हो कि कब राइट और कस्टम क्लेम किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, एक्सरसाइज किया गया है, इन विच इट एक्सरसाइज वाज डिस्प्यूटेड, ठीक है, या असर्टेन और डिपार्टेड फ्रॉम, यानी या तो असर्टेन किया गया है या डिनाइड किया गया है। तो इस तरह के कुछ उदाहरण, पर्टिकुलर इंस्टेंस, ये सब भी रेलिवेंट माने जाएंगे हमारे सेक्शन 11 में। ठीक है, सेक्शन 11 दो चीज के बारे में बात करता है, क्या चीज, एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन, सम व्यवहार जिससे हमें यह मालूम चले कि कोई राइट और कस्टम कब क्रिएट किया गया है, क्लेम किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, असर्टेन किया गया है, डिनाइड किया गया है, या इनकंसिस्टेंट विथ इट्स एग्जिस्टेंस है, तो वो सारे तथ्य, वो सारे फैक्ट रेलिवेंट माने जाएंगे। दूसरा क्या कहता है, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस, कोई पर्टिकुलर उदाहरण, कुछ उदाहरण जिससे हमें यह मालूम चले किसी राइट और कस्टम को कब क्लेम किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, एक्सरसाइज किया गया है, एक्सरसाइज में कोई डिस्प्यूट हुआ था, या फिर असर्टेन या डिनाइड किया गया है, तो ये सारे जो चीजें हैं वो फैक्ट रेलिवेंट माने जाएंगे। ठीक है, यानी एनी ट्रांजैक्शन और पर्टिकुलर इंस्टेंसेस। अब देखो इसको ना एक इलस्ट्रेशन इसमें है, उससे समझते हैं। ठीक है, तो वहां से कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। बाकी कंसेप्ट देखो कुछ नहीं है, एनी ट्रांजैक्शन, सम व्यवहार के बारे में समझ गए कि ये सब पॉइंट्स जो है उसको समझ लो, क्रिएट, क्लेम, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड, असर्टेन, डिनाइड, ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस, कुछ उदाहरण, तो ये सारे चीज हैं भाई। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस जो है नहीं है, जो समझ में नहीं आने वाला है। अब इलस्ट्रेशन से इसका समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन लिखना भूल गए थे हम। ठीक है, अब देखो यहाँ है इलस्ट्रेशन, हम लोग ये देख लिए, एनी ट्रांजैक्शन समझ गए, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस, कुछ उदाहरण समझ गए। अब इलस्ट्रेशन क्या कहता है, द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज अ राइट टू अ फिशरी, यानी क्या एक क्वेश्चन है, क्या ए है, ए नाम के व्यक्ति है, क्या उसको मछली मारने का, फिशरी का अधिकार है। अ डीड कन्फर्मिंग द फिशरी ऑन ए इंसेस्टर्स, यानी एक कोई डीड है, कागज है जो ये शो कर रहा है कि ए के इंसेस्टर्स जो हैं उसके पास मछली मारने का अधिकार है, या फिर कोई मॉर्गेज ऑफ द फिशरी बाय ए फादर, या किसी मॉर्गेज वॉर्गेज किए होंगे ए के फादर के द्वारा, तो वो अ सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ फिशरी बाय ए फादर, या कोई ग्रांट्स अगर फिशरी का मिला हो ए फादर। ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस, कुछ उदाहरण, इन विच ए एक्सरसाइज द राइट ऑन विच द एक्सरसाइज वाज स्टॉप्ड बाय ए नेबर्स आर रेलिवेंट। ठीक है, अब क्या है,
यहां पे समझो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि क्या ए के मछली मारने का अधिकार है, ठीक है। अब उसमें क्या कह रहा है कि कोई डीड है, ठीक है, अगर वो शो कर रहा है कि उसके राइट जो है उसके एंसेस्टर को ये राइट्स था, ठीक है, क्रिएट किया गया था, उसके एंसेस्टर को राइट को क्रिएट किया गया था, या फिर मॉर्गेज किया है, ठीक है, या फिर अगर कोई व्यक्ति ए जो है मछली मारने जा रहा था तो उसके द्वारा बी के ए के नेबर ने उसे रोकने टोकने का काम किया है, यानी असर्टेन और डिनाइड, ठीक है। तो ये सारे चीज के जो फैक्ट होंगे वो रेलिवेंट माने जाएंगे एज पर दी कस्टम और जो भी राइट्स है उसके खिलाफ में, कि भाई ए का तो राइट था मछली मारने का और डीड वीड है शो कर रहा है। और ये भी एक उदाहरण है पर्टिकुलर इंस्टेंस की भाई जब हमको बाप दादा बताते थे कि भाई ए का जब बाप मछली मारने जाता था तो पड़ोस वाले नेबर्स जो हैं उसको मछली मारने से रोकते थे, तो कोर्ट उट में केस हुआ था, तो केस वो जीत गया था। तो ये सब जो इंस्टेंसेस है पर्टिकुलर इंस्टेंसेस जिसमें असर्टेन या डिनाइड वाला, तो ये सारा चीज जो हमारा इलस्ट्रेशन बता रहा है कि भाई वो रेलिवेंट माना जाएगा ये सब चीज, ठीक है। अब देखो हम लोग जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे करेंगे, हम जो है प्रूफ ऑफ कस्टम का इस्टेब्लिशमेंट कैसे करेंगे, यानी कस्टम को इस्टेब्लिश कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो प्रूफ ऑफ कस्टम के लिए हम लोग 2 पॉइंट तो देख चुके हैं कि पहला ट्रांजैक्शन से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि कब वो क्लेम किया गया है, क्रिएट किया गया है, मॉडिफाई किया गया है। अभी इसी सेक्शन 11 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखें। दूसरा कैसे प्रूफ कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस, कोई उदाहरण देके कि हाँ भैया ऐसा ऐसा था कि एक बार ऐसा हुआ था बवाल, उसके नेबर्स ओवर्स मछली नहीं मारने देते थे तो वो कोर्ट उट में केस किया था, उसका राइट था, वो जीत गया। तो हम लोग जो कस्टम है या राइट है ये पर्टिकुलर इंस्टेंसेस से उदाहरण से भी प्रूफ कर सकते हैं। दो और हम लोग को प्रूफ करने का जो पावर है यानी अधिकार है वो कहां पे मिला है, वो मिला है, हम लोग शुरू में ही बोले थे कि इसको सेक्शन 42 और 26D ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 42 क्या कहता है, सेक्शन 42 ये कहता है कब किसी दूसरे का ओपिनियन जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी गांव में एक औरत ब्याह के आई, शादी होके उसका आया, अब वहां पे गांव में हल्ला हो गया कि अरे भाई तुम लोग गुलाबी कलर का सिंदूर लगाती है, हम लोग के यहाँ तो लाल कलर का सिंदूर लगता है, ठीक है। लड़ाई होने लगा, अब लड़ाई होने लगा ना तो एक बूढ़ी औरत थी, वो बोली कि अच्छा रुको, एक काम करो, चलो एक मुंडेश्वरी वहां गांव पे मंदिर है, वहां पे एक अभी बूढ़ी रहती हैं, 95 साल की बूढ़ी है, वो सबसे पुरानी है इस गांव में, उनसे पूछते हैं उनका ओपिनियन क्या है कि इस गांव में ऑरेंज कलर का सिंदूर लगता है कि पिंक कलर का लगता है कि रेड कलर का लगता है। तो उन लोग वहां जाके पूछने चल गए, उन लोग बोली कि नहीं यहाँ से तो प्रथा है कि जो ऑरेंज कलर का सिंदूर ही है वही लगता है पर्टिकुलर महिला जब नई नई शादी होके आती है इस गांव में। तब क्या हुआ, वैसे जो कस्टम राइट्स हैं, जो ओपिनियन है, उसको भी हम लोग उस तरह के फैक्ट को भी रेलिवेंट मानेंगे। यही है हमारा सेक्शन 42। सेक्शन 42 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है, उसका मार्जिनल नोट्स क्या है, ओपिनियन, देखो क्या है, ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल कस्टम और राइट व्हेन रेलिवेंट, ठीक है, जनरल कस्टम और राइट व्हेन रेलिवेंट। इसमें एग्जांपल क्या दिया हुआ था, इलस्ट्रेशन, द राइट ऑफ द विलेजर्स ऑफ ए पर्टिकुलर विलेज टू यूज वाटर ऑफ ए पर्टिकुलर वेल इज जनरल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। यानी किसी पर्टिकुलर गांव में जो गांव के लोग हैं उसको कुएं का पानी पीने का अधिकार जो है वो एक जनरल राइट है, ठीक है, तो वो माना जाएगा। अब ये ओपिनियन माना जाएगा, ठीक है। ओपिनियन कब माना जाएगा, तो बाय ओपिनियन ऑफ ए पर्सन लाइकली टू नो इट एग्जिस्टेंस ऑफ हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी उसका जो स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है किसी व्यक्ति के ओपिनियन, उसको भी हम लोग रेलिवेंट मानेंगे। अब सेक्शन 26 का डी ये क्या बात करता है, देखो सेक्शन 26 क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन वाला जो हमारा चैप्टर है उसी का पार्ट है। उसमें क्या कहता है, उसमें एक चीज ये बोलता है
कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कि किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, या तो वो मर चुका है या उसको अब बुलाया नहीं जा सकता, प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ठीक है, या फिर वो भाई उसको बुलाना इतना खर्चीला है, एक्सपेंसेस है कि ना ही बुलाएं तो अच्छा है, ठीक है। तो इन सब चीजों में अगर कोई कस्टम जो है वो कंट्रोवर्सी है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कि एक रोड है, उसको उस गांव के हेडमैन ने मरने से पहले बोला था कि भाई ये जो रोड है ये पब्लिक रोड है, यानी पब्लिक के लिए रोड है, और वो मर गया, ठीक है, तो उस तरह के भी जो बात उसके द्वारा की गई थी हेडमैन के द्वारा, उस तरह के भी चीजों को हम लोग रेलिवेंट मानेंगे। ये हमारा सेक्शन 26 का सब क्लॉज डी कहता है। एक बार उसको भी देख लेते हैं कि कोई ऐसा बात, और वो बात कब कहा गया हो ये इंपॉर्टेंट है, वो बात डिस्प्यूट से पहले कहा गया हो। फॉर एग्जांपल कोई जमीन था, कोई रोड था, उस पर विवाद हो गया, ठीक है, कि अरे भाई ये तो मेरा रोड है, तो भाई कोई जो बोलेगा कि नहीं नहीं, आज से 50 साल पहले जो गांव के मुखिया थे वो तो बोल के गए थे, ठीक है, कि भाई ये तो पब्लिक ये है, क्या बोलते हैं, पब्लिक रोड है, आप कैसे बोल सकते हैं, तो वो चीज रेलिवेंट माना जाएगा। वही सेक्शन 26 सब क्लॉज डी कहता है। एक बार उसका भी देख लो, बेयर एक्ट खोल लो। ट्वेंटी सिक्स का डी, हाँ देखो यहाँ है 26 का डी। When the statement gives the opinion of any such person as to the existence of public right or custom or matter of public or general interest, the existence of which it is existed, he would have been likely to aware when such a statement has been made before any controversy of such right, custom or matter had arisen। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा ये हो, क्या बोलते हैं, विवाद उठे, उस विवाद से पहले ही उस व्यक्ति ने कह रखा हो तब ये माना जाएगा, ठीक है। इसके से रिलेटेड तुम एक इसी का इलस्ट्रेशन देख लेना, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन इसका आई है, ठीक है, इलस्ट्रेशन आई देख लेना, तो वो तुम्हारा यही पब्लिक रोड वाला जो अभी हम एग्जांपल दिए कि मरने से पहले हेडमैन जो है गांव का बोल के गया था कि पब्लिक रोड है, और वो मर जाता है, उसके बाद कुछ ऐसा विवाद होता है तो वो हो जाता है। चलो तो इतना काफी है, तो ठीक है। अब आते हैं हम लोग वेदर, अच्छा ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, वेदर जजमेंट इज अ ट्रांजेक्शन, क्या कोई जजमेंट ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन मतलब हम लोग क्या समझे कि भाई द थिंग्स विच इज ऑलरेडी डन या कंप्लीटेड, और अगर हम लोग बात कहें इसको और विस्तार करें तो ऐसा कोई कार्य जो किया गया हो, ठीक है, और किसी दूसरे व्यक्ति का वही कार्य किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार को प्रभाव डाले तो वो ट्रांजेक्शन है, समव्यवहार है, ठीक है। तो क्या जजमेंट ट्रांजेक्शन है? इससे रिलेटेड हम लोग को जो एक केस था उसमें ये कहा गया कि हाँ भाई जजमेंट जो है वो ट्रांजेक्शन है। ये कहा गया था टीटी यानी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम वर्सेस के कृष्णैया AIR 1988। इस केस में ये कहा गया था, ये समझो इस केस में क्या कहा गया था कि फॉर एग्जांपल A और B के बीच में विवाद है, ठीक है, इस पर्टिकुलर लैंड को लेके, ठीक है, और इसमें कोई जजमेंट आता है। अब अगर C और D के बीच में अगर इन फ्यूचर कोई विवाद होता है इसी जमीन को लेके, ठीक है, तो ये जो जजमेंट है जो इस केस में आया था A और B के बीच में, उसको भी यहाँ पे लाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यही कहा गया था इस केस में, दैट इज वाई जो हमारा ट्रांजेक्शन है उसको रेलिवेंट माना गया था, ठीक है, जजमेंट को ट्रांजेक्शन माना गया था। अब एक बार रीड कर लो, जजमेंट ऑफ द कोर्ट इज ट्रांजेक्शन सेड और अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम वर्सेस के कृष्णैया AIR 1988 where it was held that the judgment in a dispute, ठीक है, where it was held that the judgment in a dispute on a same land between two other person, ठीक है, A और B के बीच में इस लैंड को डिस्प्यूट था, बाद में C और D को लेके भी इसी लैंड पे डिस्प्यूट होता है,
बाय अ person could be used by a party in a case in which the same land is in dispute through he was not a party of earlier proceeding। यानी बी और सी और डी तो अर्लियर प्रोसीडिंग के पार्टी नहीं थे, लेकिन फिर भी इनके द्वारा ये वाला जजमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यही कहा गया था तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के केस में। तो अगर कोई पूछे क्या जजमेंट ट्रांजैक्शन है तो भाई एकदम यस करना। अगर पूछे किस केस में है तो यही टीटी देवस्थानम वर्सेस के एम कृष्णैया, ऐसा करके ऑप्शन में तुमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कंसेप्ट था इस सेक्शन का, सेक्शन 11। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 10 और सेक्शन 11 कंप्लीट होता है। तो वीडियो बताना कैसा लगा, जो चीज़ नहीं समझ में आया होगा तो हमसे भी पूछना। ठीक है, हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो देखो जितना डिस्कस करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, हम भी कोई 30 मार्क हाँ तो है नहीं कि हाँ भाई प्रॉपर टीचर विचर हैं कि हाँ भाई एकदम हम तो पढ़े एकदम पूरा बेयर। हम भी अभी पर्टिकुलर स्टूडेंट है। तो तुम लोग अगर कुछ सजेस्ट कर सको तो प्लीज़ वेलकम है भाई, मेरा कंसेप्ट क्लियर करो जितना हो सके। मैं तो चाहता हूँ मेरा जितना हो सके कंसेप्ट क्लियर हो सक जाए। ठीक है, और अगर समझ में आया हो अच्छे तरीके से तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।